Okay, so good evening everyone. We are live now. Okay, people are joining still, I suppose. Right. Okay. So let's give them 2 minutes and then we will start. Anna? Yes. Hello Rohan. Good evening. Yes. Hello Lucky. Kunal, hi. Am I audible and visible? Good evening, Shivani. Yes, audible, visible. Right. Good evening, Manish. Yes. Okay, great. चलो, बहुत अच्छा. शुभद्रा, गुड इवनिंग. फैंटास्टिक. चले फिर स्टार्ट करें. रेडी? और एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन के लिए लेट्स स्टार्ट टुडे. Today's topic, as you know, is a very important topic. मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद उन कुछ टॉपिक्स में है जिनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम के स्कोर पे उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन में तो है ही है, लेकिन जो आपको जो स्किल सेट चाहिए होती है ना उसको ठीक करने के लिए, वो स्किल सेट आपके हर एक जगह पे आपको हेल्प करता है. वो चाहे पैराजम्बल हो, वो चाहे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, इवन ग्रामर के क्वेश्चंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हो. तो जो स्किल सेट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा बनने के लिए चाहिए ना, वो आपको हर जगह पे हेल्प करेगा. राइट. गुड इवनिंग विवेक. तो व्हाट today we will do is obviously we will practice reading comprehension and questions. और एक बात भी हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज की डेट पे. अब देख ही लो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी कंडक्टेड SBI PO प्री हुआ, उसमें ऑलमोस्ट 1/4 वॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. राइट. 1/4 ऑफ ऑल द इंग्लिश क्वेश्चन वे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कभी कभी 1/3 भी हो जाता है. राइट. इवन SBI क्लर्क मेंस में हम लोगों ने जो लास्ट कुछ सालों से देखा है, यू गेट एटलीस्ट 2 RCs ऑफ 6 to 7 क्वेश्चंस ईच. राइट. तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे लिए नेसेसरी ही नहीं है, इट्स मोर देन नेसेसरी. मतलब हमें करना ही पड़ेगा. ओके. तो इसके रिगार्डिंग ना कुछ चीज़ें आप मुझे बताओ. आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको यहाँ पे फटाफट टाइप इन कर दो. तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आर द चेंजेस दैट हैज़ हैपेंड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स. ये ना कोई बताता नहीं है, बट स्लोली 2020 से 19 से रैदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. और ये विजिबल चेंज है, लेकिन कोई बात नहीं करता है. क्यों नहीं बात करता है? बिकॉज ये चेंज के बारे में बात करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में घुसना पड़ेगा और वो हर कोई बता नहीं पाएगा. तो पहले तो हम आज वो चीज़ समझेंगे. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि चेंज क्या हुआ है. या सीधी सी बात है, 50 ओवर का क्रिकेट 2020 का क्रिकेट बन गया, तो 2020 के क्रिकेट के लिए तो तुमको अलग तरीके से खेलना पड़ेगा. ये हाँ कि नहीं. राइट. 50 ओवर्स वाला या टेस्ट क्रिकेट वाला टेक्निक या उस तरह से खेलोगे तो नहीं चलेगा ना. तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि जिस तरह से ये एग्ज़ाम में चेंज हुआ है ओरिएंटेशन आरसी का, यू विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो पहले नहीं था.
राइट शायद 50-50 ओवर और 20-20 वाला गलत एनालॉजी था। सही एनालॉजी होगा कि मान लो तुम क्लब क्रिकेट खेल रहे हो और तुम्हें नेशनल टीम में जगह मिल गया, तो क्लब क्रिकेट में जो लेवल है और नेशनल टीम में जो लेवल है वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। आपके गेम को तो उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा ना, राइट। ओके, अच्छा, कुछ इश्यूज आए हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड विल सी वेदर वी आर एबल टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज इश्यूज थ्रू द क्लास और नॉट। सर फास्ट रीडिंग के लिए भी कोई अप्रोच बता देना प्लीज़। कुणाल थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन फास्ट रीडिंग एक हैबिट है जिसको हमें धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। और अभी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए वो टाइम नहीं है कि आप अपना स्पीड जो है अगर 200 है तो उसको 600-700 करोगे, 200 का 300 कर सकते हो, वो वाले टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा। और अगर आप 600-700 पे हो देन यू डू नॉट नीड टू इंक्रीज इट फर्दर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आदित्य बोलते हैं सर माइंड मैप कैसे बनाते हैं वो बता दीजिएगा। ठीक है, एकदम बता देंगे। इजी आया था सर एसबीआई पीओ में, कॉम्प्रीहेंशन गुड, चलो इजी आया था। देवलीना को इज सेइंग कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करें सर, आरसी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओके, टोन ऑफ द पैसेज वी कांट अंडरस्टैंड, मेघाद्री इज सेइंग ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन एंड इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, टोन ऑफ पैसेज इज हार्ड टू ग्रास्प फॉर मी। ठीक है, इनमें से हर एक चीज़ हम लोग करेंगे सिवाय आज करेंगे सिवाय टोन ऑफ पैसेज, बिकॉज टोन ऑफ पैसेज के लिए मुझे तुम्हें करीब 15-20 मिनट अलग से कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेगी, वो हम लोग नेक्स्ट आरसी क्लास में उठाएंगे, ठीक है, राइट। और बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारे जो इश्यूज आपने बोले हैं, उनको आज हम लोग एड्रेस करेंगे। पूरे एंड तक रहिएगा, फुल क्लास को अटेंड कीजिएगा, यू विल गेट दैट बेनिफिट, ठीक है। अब आते हैं कि लास्ट 3-4 साल में क्या चेंजेस हुए हैं, और आपको भी ना दिख जाएगा कि देयरफॉर आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी उससे रिलेटेड है कि नहीं। पहला चेंज जो आया है दोस्त, वो है लेवल, 2 लेवल पे। एक है टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, 2 लेवल पे चेंज आया है। एक है टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। अब जब मैं कह रहा हूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसका मतलब क्या है, कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, पहले तो ये समझो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको हम डायरेक्टली लगा के क्लर्क मेंस के क्वेश्चंस, पीओ मेंस के क्वेश्चंस बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनका लेवल, एंड देन वी विल बी एबल टू आंसर देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन एक टाइप होता है जिसमें 2 सब टाइप होते हैं, फैक्ट बेस्ड और डेटा बेस्ड, और दूसरा इन्फरेंस बेस्ड। और सेकेंड टाइप होता है नॉन रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब विदाउट रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें भी 2 टाइप होता है, फैक्ट बेस्ड और इन्फरेंस बेस्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, रेफरेंस बेस्ड का मतलब ये हुआ कि जिसका आंसर आपको पर्टिकुलर किसी पार्ट में मिल जाएगा। आपके लिए बहुत आसान करके बोल रहा हूँ, वाई, बिकॉज यू हैव लेस टाइम, इसीलिए आपके लिए आसान करके बोल रहा हूँ ताकि यू कैन इमीडिएटली अप्लाई जब हम लोग इसको क्वेश्चंस में जाएंगे। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पैसेज में वो रेफरेंस है, वो चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, राइट। अब हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट में उसके बारे में बताया गया है, पर आप या तो उसमें डायरेक्ट डेटा आपको पूछा गया है, या आप इससे क्या समझते हो ये पूछा गया है। अगर क्या समझते हो पूछा गया है, दैट इज इन्फरेंस। अगर आपको बोला गया है कि ऑथर ने क्या कहा है और वो वहां पे दिया हुआ है, दैट इज डेटा बेस्ड या फैक्ट बेस्ड, राइट। तो मुद्दे की बात यहां पे ये है कि ये वो वाला क्वेश्चन है जो रेफरेंस बेस्ड है, मतलब जिसका रेफरेंस क्वेश्चन में है, आप उस रेफरेंस को पकड़ के पैसेज के ऐसे कुछ कोने पे जा सकते हो जहां पे वो मेंशन्ड है, ठीक है, राइट। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है नॉन रेफरेंस या विदाउट रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे पहला टाइप, विच ऑफ दीज हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, और पता चला जो मेंशन है ना उस बारे में वो पूरे पैसेज में है, राइट। तो तुम्हें पूरा पैसेज छानना पड़ेगा देखने के लिए क्या मेंशन है क्या नहीं है। सो दीज आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ विदाउट रेफरेंस पॉइंट। ये है उसका एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें यू विल हैव टू गो थ्रू द फुल पैसेज, या तो अंडरस्टैंडिंग वाइज या तो डेटा वाइज, राइट। तो जहां पे आपको आंसर डेटा में मिलेगा फुल पैसेज से,
या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। हो सकता है पूछा कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये 3 तो ट्रू है, बाकी चौथा नहीं है, तो वो चौथा वाला आंसर होगा। और या तो ऐसा होगा जैसे आप लोगों ने अभी बोला कि इट्स अ टोन ऑफ द पैसेज, या हाईली इन्फरेंशियल, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको पूरे पैसेज के अंडरस्टैंडिंग से ही आंसर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका इन्फरेंस बेस्ड विदाउट रेफरेंस पॉइंट, विदाउट रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, राइट। अब ये चेंज क्या आया है, अब मैंने आपको ये तो टाइप्स बता दिए, ये 4 ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इससे बाहर कोई टाइप का आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। वो चाहे बैंक पीओ हो, वो चाहे जीमैट हो, वो चाहे एसएससी हो, इन चारों के बाहर नहीं आता है। पर पता है क्या होता है, जितना पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है वैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑप्शन और टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम क्वेश्चन जो बनाता है वो खेलता है। कैसे खेलता है बताता हूं। जैसे पहले 4 साल 5 साल पहले बैंकिंग में रेफरेंस बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चन है किसी पैसेज में, ये 3 होते थे या 4 होते थे। एक इन्फरेंस बेस ये होता था और एक इनमें से एक होता था। अब हम लोग अभी पैसेज उठाएंगे, आप देख लेना, अभी आधे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, और बाकी 30% यहां से आता है और एक आध 20% यहां से आता है। डिफिकल्ट बन गया ना, मैंने क्वेश्चन का टाइप चेंज करते ही डिफिकल्ट बन गया। उसके साथ हम थोड़ा सा ऑप्शन में कॉम्प्लेक्सिटी डाल देते हैं, लेकिन मेनली बैंकिंग के सेक्टर में आपका डिफिकल्ट होता है इसको चेंज करने से, टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑप्शन कम आ रहे हैं, बट आ रहे हैं, कुछ कुछ केसेस में तो आ रहे हैं। एक आध क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑप्शन के साथ भी आता है, जहां पे आपको दिखता है कि यार ये तो बिना क्रिटिकल रीजनिंग के होगा ही नहीं। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन ये 50% में से जो क्रिटिकल रीजनिंग से थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए करना, बट वो वाले क्वेश्चन तो बिना क्रिटिकल रीजनिंग के होगा ही नहीं, राइट। तो ये है डिफरेंस जो हो गया है। 5 साल पुराना पेपर मेमोरी बेस्ड उठा के देख लो, अभी का पेपर उठा के देख लो मेमोरी बेस्ड, आपको फर्क दिख जाएगा। फिर भी आई डू नॉट नो वाई जितने भी बच्चे मेरे साथ आते, मतलब मेरे से गाइडेंस लेने आते हैं, व्हेन दे शो देयर प्रिपरेशन, उनको मैं अभी भी देख रहा हूं वही पुराने पैटर्न के लिए तैयारी करते हुए, वही वोकैब के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए, वही रूल्स को रट्टा लगाते हुए, वही जस्ट बाई गोइंग थ्रू द पैसेज किसी तरह से आंसर आ जाए ये होप करते हुए मार्क करना, ये तो नहीं होगा, इस तरह से तो नहीं होगा। तो किस तरह से होगा, हाउ डू वी डू इट, ये है हमारा 3 स्टेप्स ऑफ आरसी सॉल्विंग। अब आप में से किसी ने बोला था कि स्पीड रीडिंग के लिए क्या करना है, एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, तो उसके लिए इसी 3 स्टेप्स से पहले भी आता है 7 स्टेप्स और 7 कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीडिंग, नॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग इटसेल्फ। पर मैंने क्या बोला, उसके लिए अभी आपका टाइम ठीक नहीं है, मेंस हो जाता है, आप अगले सीजन के एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तब मैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा। ये पार्ट है मेरे एरिक प्रोग्राम का। एरिक मतलब एक्सीलरेटिंग रीडिंग एंड इंप्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें क्या होता है कि मैं, अगर मान लो आपका 150 वर्ड है, मैं कुछ बच्चों की बात बोल रहा हूँ, 150 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड है विथ मीडियम एक्यूरेसी, वहां से आपको कैसे 600 से 700 वर्ड पर मिनट रीडिंग स्पीड लेके जाना है विथ ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी, वो हम लोग करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तो उतना टाइम नहीं है, अभी हमें कम टाइम में ज़्यादा इफेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी 3 स्टेप्स ऑफ आरसी सॉल्विंग में, ठीक है, राइट। अब इसमें करेंगे क्या, ऑब्वियसली स्पीड के लिए कुछ मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगा, कुछ गाइडेंस दे दूंगा जो आप इमीडिएटली लगा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है वो हम आगे जाके करेंगे। तो पहला स्टेप है रीड द क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या क्या होते हैं, वो मैं अगले स्लाइड में ही करूंगा जब मैं पैराग्राफ दूंगा। देन रीड द पैसेज एक्टिवली। अब दोस्त इसको ध्यान से सुनो, यहां पे मैं कुछ चीजें बोलने वाला हूं जो शायद आपने कभी सुना ना हो, बट जो रीडिंग की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन फॉर अनफॉर्चुनेट रीजंस
आप लोगों को वो पता हो नहीं है, इसके वजह से आप लोग वो कर नहीं पाते हो। देखो, कोई भी एकेडमिक रीडिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो रीडिंग करते हैं, एकेडमिक के है नेचर, ये 3 लेवल पे होता है, ठीक है। कोई भी रीडिंग जिससे मुझे कुछ निकाल के उससे कुछ एक्ट करना है, वो 3 लेवल पे होता है। लेवल 1 होता है जिस पे हम स्पीड बिल्ड करते हैं अपना, जिसमें वो 7 स्टेप्स ऑफ वो आता है। उसमें मैं आपको बता देता हूं, कुछ कुछ टेक्निक्स आपने सुना भी होगा, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, अर्जेंसी, आई स्पैन, देन फिक्सेशन, राइट। ये सारे जो टेक्निक्स है, ये लेवल 1 के टेक्निक्स है जिनको हम स्पीड बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। कुछ बच्चों को कुछ चमकता है, कुछ बच्चों को कुछ, इसीलिए मैं अपने 7 स्टेप्स ऑफ रीडिंग में ये सारा सिखा देता हूं और बता भी देता हूं कि आपका नेचर कैसा है, उस हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आपको करना चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ से आप लोग स्पीड अपना बिल्ड कर लेते हो। कहां से कहां तक? अगर अभी 150-200 पे है तो 500-600 पे। अब लेकिन इसके बाद क्या, इस स्पीड बिल्ड से थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन होने से आपका प्री लेवल के एग्जाम्स फिर भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मेंस लेवल के क्वेश्चन तो आपसे बनना तो दूर, आपका 50% अटेम्प्ट होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 स्पीड आपका बढ़ गया है रीडिंग का मे बी, बट आपका कॉम्प्रिहेंशन उस तरह से आपने बढ़ाया क्या, उसके लिए होता है नेक्स्ट लेवल 2 विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन बिल्डर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन बिल्डर किस तरह से होता है? बहुत सारे 2-3 ही टेक्निक है, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे अच्छा टेक्निक उसमें से होता है माइंड मैप बिल्डिंग, ठीक है। माइंड मैप बिल्डिंग सबसे अच्छा टेक्निक है कॉम्प्रिहेंशन बिल्डर के लिए। अब इससे क्या होता है, आपके मेंस लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लो आपको, और आप इंडिया के टॉप 10% में तो आ जाएंगे, लेकिन मान लो आपको इंडिया के टॉप 0.5% में, 10% में क्या 5% में आ जाएंगे विथ लेवल 2, बट आपको 0.5% में जाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा लेवल 3 एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग एप्लीकेशन। ये क्यों मैंने बोला कि आपको 0.5% में जाना है? या तो मैंने क्या बोला था, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हुआ है। अभी 7 में से 6 में से 1 या 2 सीआर एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, पर अगर मैंने क्रिटिकल रीजनिंग एप्लीकेशन ऑन माय रीडिंग स्किल लगा लिया, तो दोस्त मेरा ये जो पार्ट है मेरे यहाँ पे हेल्प करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा, बिकॉज ये ऐसा नहीं कि एक के बाद एक बिल्ड होता है तो पहला वाला इरेलेवेंट हो जाता है, नहीं। जब क्रिटिकल रीजनिंग एप्लीकेशन स्किल बिल्ड हो जाता है, वो तुम्हारे पूरी चीज को एनहांस कर देता है, इंक्लूडिंग स्पीड, राइट। तो ये है आखिरी लेवल। अब इसका कुछ कुछ पार्ट हम लोग करेंगे मेजरली, लेकिन इस पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है और हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस के जो क्वेश्चंस है वो इसी से बन जाएगा, लेकिन जहां जहां पे किस लेवल तक आप ये अप्लाई करोगे वो भी मैं बता दूंगा, ताकि आपका कुछ छूट भी ना जाए। नाउ इज इट क्लियर? जो मैं कॉन्सेप्ट बोला वो क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक अलग फिलॉसफी लगा के चल रहे हैं, वो फिलॉसफी जो रिसर्च बैक्ड साइंस के ऊपर डिपेंडेंट है, जो पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों। ऑब्वियसली बिकॉज हमारे स्कूल सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस है, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्चेस दैट हैज हैपेंड फॉर द लास्ट 20-30 ईयर्स अक्रॉस द डेवलप्ड नेशंस, और जिससे उनके बच्चों को, जिनका रीडिंग लेवल L1 था, उनको L4 L5 तक लेके चले गए हैं, राइट। ओके, तो हम क्यों ना उसको यूज करके हमारे लिए फायदा उठाए, और वही हम लोग करने वाले हैं। क्लियर? राइट? यस, नो? अगर आप लिख दो। अब अगर क्लियर नहीं भी है तो भी अब जब मैं जो करने वाला हूं उस पे क्लियर हो जाएगा। रेडी फॉर द पैसेज? चले पैसेज करें? यस, वेरी गुड। चलो लेट्स डू द पैसेज। अब पैसेज में क्या करेंगे? पहले मैं तुम्हें दे दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या देता हूं? रूट्स दे दूंगा, मतलब जिसमें सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट है। चलो दिखाता हूं। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है ना, राइट। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। वो पुराने तरीकों से अब नहीं जाना है, क्योंकि उस तरीकों से इट्स लाइक मैं जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं कि वॉकिंग करने से स्विमिंग नहीं सीखते ना। अब वॉकिंग का प्रैक्टिस हो गया है,
5 साल 6 साल पहले सिर्फ वॉकिंग का प्रैक्टिस से ही हमारा आरसी निकल जाता, पर अब हमें स्विमिंग का प्रैक्टिस चाहिए, राइट। और वही हम लोग अब करने वाले हैं। किस तरह से करेंगे? पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और हम दोनों साथ में मिलकर टाइप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम पैसेज को एक्टिवली, आपको मैं टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, आप पढ़ लेना और अपना माइंड मैप बनाने की कोशिश करना, कोशिश तो करना। उसके बाद मैं पढ़ूंगा और मेरे हिसाब से जो माइंड मैप है वो बनाते रहूंगा, तो आप कंपेयर कर लोगे, राइट। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, राइट। और जहां जहां पे सीआर का एप्लीकेशन लगेगा वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक। चलो, पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द पहला पैसेज आपके पास है। 6 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। मैं पहले वाले के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब दोस्त ये है रूट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। अब दोस्त ये सिर्फ ये पढ़ के तो मुझे यही लग रहा है ना, ये किस तरह का क्वेश्चन होगा, बताओ मुझे ये किस तरह का क्वेश्चन होगा। वन डाल के, ये मान लो क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के हिसाब से ये किस किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप टाइप कीजिए। अच्छा, कितने तरह के क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। विथ डब्ल्यू, विथ रेफरेंस पॉइंट, है ना, फैक्ट बेस्ड, विथ रेफरेंस पॉइंट इन्फरेंस बेस्ड, विदाउट रेफरेंस पॉइंट फैक्ट बेस्ड, विदाउट रेफरेंस पॉइंट इन्फरेंस बेस्ड, ठीक है। तो ये क्या आंसर होगा? यस, वेरी गुड आदित्य, ये होगा विदाउट रेफरेंस पॉइंट इन्फरेंस बेस्ड। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट वाला, दूसरा वाला। Which of the following statement is false or not inferable according to the passage? Right? ये है not inferable, false और according to the passage। ये भी है without reference point inference based। not inferable मतलब भी तो हमें पढ़ के ही वो करना पड़ेगा। अच्छा, ये fact based भी हो सकता है अगर डेटा दिया है, लेकिन हम लोग इसको मानेंगे। According to the passage, birds with features were more common in species that has been evolving। पक्का विथ रेफरेंस पॉइंट है, राइट, ओके। और विच फीचर्स, डेटा है ना, तो ये क्या हो गया? फैक्ट बेस्ड। अब ये हम लोग एक एक करके कर रहे हैं, इसीलिए हमें टाइम लग रहा है। थोड़ी ना अब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें टाइम लगेगा, एक झटके में हम देख के 15 सेकेंड में निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, WRFB, फैक्ट बेस्ड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर द स्टडी ऑफ मानिका। अगेन रेफरेंस बेस्ड हो गया, तो ये क्या हो गया? विथ रेफरेंस बेस्ड फैक्ट बेस्ड। सही ना? एकदम सही बोल रहे हो तो आप लोग भी, वेरी गुड, राइट। विथ रेफरेंस पॉइंट फैक्ट बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बाउंटीफुल। अब ये तो वोकैब का है, ऑब्वियसली विथ रेफरेंस पॉइंट है। अब इन्फरेंस बेस्ड बोलो, फैक्ट बेस्ड बोलो, कुछ बोलो, उस फर्क नहीं पड़ता है, विथ रेफरेंस पॉइंट है। Which of the following words or group of words can fill in the blank? इसमें क्या होगा? With reference point inference based। समझ में आया? राइट, ओके। ये आपको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये आइडेंटिफाई होना इसलिए जरूरी, मैंने पहली बार, आप पेपर में बैठ के इसको आइडेंटिफाई करने नहीं बैठोगे, आपको फटाफट जाना है और देखना है कि जहां पे रेफरेंस है वो रेफरेंसेस याद रखोगे। जो भी विदाउट रेफरेंसेस है उनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि बाकी सारे विदाउट रेफरेंस है, याद रहेगा। ये पेपर में क्या करोगे, मैंने ये इसलिए कराया ताकि आपको पता चले कि पेपर में आपको क्या करना है। दोस्त, पेपर में क्या करना है, आप जैसे पढ़ोगे ना इसको, आपने बोला अरे यार ये तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट है, ये तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो विदाउट रेफरेंस पॉइंट है उससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है अभी, वो पैसेज पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये विथ रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस क्या है? बर्ड्स फीचर्स कॉमन इन न्यूजीलैंड। तो बर्ड्स कौन से कॉमन फीचर्स है इन न्यूजीलैंड स्पीशीज में? माना कि व्हेन यू आर लैंड केयर रिसर्च साइंटिस्ट पब्लिश इन न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ इकोलॉजी, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। बाउंटीफुल रेफरेंस पॉइंट है, ब्लैंक ए कहां पे है? रेफरेंस पॉइंट है। तो मेरे पास 4 रेफरेंस हो गए। जब मैं पैसेज को पढ़ूंगा उस टाइम पे मुझे ये 4 को दिमाग में रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, देखना रहेगा। और इन दोनों को आपको याद ही नहीं रखना है। क्यों याद रखना है? जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि ये तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट है, याद रख के भी क्या कर लोगे, राइट, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी इनका कोई रेलेवेंस निकलेगा, ठीक, राइट। क्या याद रखना है? 4 चीजें। बर्ड्स और फीचर्स के बारे में क्या कॉमन है?
दूसरा जो पब्लिश जर्नल हुआ था वो क्या, और बाउंटीफुल कहाँ आएगा, और वो ब्लैंक कहाँ आएगा, ये 4। रेडी टू रीड, ये लो आपका पैसेज, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, ये आपका पैसेज। 2 मिनट लीजिए और इस पैसेज को, उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हुए पढ़िए, जैसे पैराजंबल में कल कीवर्ड किए थे वैसे ही, और अपना एक माइंड मैप, रफ माइंड मैप अपने कॉपी में बनाइए। 2 मिनट। लास्ट 1 मिनट। जैसे हो जाता है कमेंट में डन लिख दीजिएगा, जैसे आपका रीडिंग डन होता है। कॉपी में नहीं तो मेंटली एक बना लीजिए, एक फ्लो चार्ट अपने दिमाग में माइंड मैप के फॉर्म में। हो गया? टाइम अप हो गया है। हाँ, पंद्रह सेकेंड और ले लीजिए, बट उसके बाद मैं पढ़ूंगा इसको। ओके, अदिति ने कर लिया, इसाकी, रंजना, गुड गुड, आदित्य ने कर लिया विथ माइंड मैप, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन में आता हूँ बिकॉज आई नीड टू टेल यू समथिंग। जो मुझे लगा थोड़ा सा आप लोगों का जो स्पीड है वो बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब आप कैसे बढ़ाओगे? वेरी गुड, डन। गौरव डन, राकेश डन, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब देखो कैसे बढ़ाओगे अपने स्पीड को। अभी मैं ना इसको पढ़ूंगा, ठीक है? मैं स्क्रीन से हट के ही पढ़ूंगा, नहीं तो मैं कैसे पढ़ूंगा वो आप देख नहीं पाओगे ना, राइट? अच्छा, अभी सबने डन, बिकॉज द फर्स्ट डन केम अराउंड 3 मिनट्स। और हमें जब हम लोग वो लेवल 4 वाले रीडर, 3 4 वाले 5 छोड़ दो, ये लेवल 1 वाला रीडर इसको करीब 4 मिनट में करेगा। लेवल 2 वाला रीडर और 1.5 लेवल 2 वाला रीडर इसको 3 मिनट में करेगा। लेवल 3 वाला रीडर इसको 2 मिनट में करेगा। लेवल 4 वाला रीडर इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर करेगा, राइट?
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लेवल 4 का रीडर होता है वो टॉप 0.5% टू 1% में रहता है। ओके, और वही हमारा टारगेट है। कैसे बनना है लेवल 4 का लीडर? उसके लिए तो तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन विथ माइंड मैप एंड देन एक्यूरेसी विथ क्रिटिकल रीजनिंग। अब उसमें स्पीड वाले एंगल में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। जब आप पढ़ते हो ना तब 2-3 वर्ड एक साथ पढ़ा करो। इसको कहते हैं आई स्पैन। इसको क्या कहते हैं? आई स्पैन। कहीं भी आप जब गाड़ी चलाते हो, स्कूटर चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो और आपकी नज़र एक होर्डिंग में जाता है, जब ये मैं वही आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बता रहा हूँ जिससे आप अपनी रीडिंग स्पीड बिना बहुत कुछ चेंजेस किए हुए इमीडिएटली थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो उसमें मैं एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। एग्जाम्पल क्या दे रहा था? आपका होर्डिंग की तरफ आपने नज़र दिया, तो आपने जैसे होर्डिंग की तरफ नज़र दिया उसमें कुछ लिखा हुआ है कि 40% ऑफ ऑन स्वेटर्स और 40% ऑफ ऑन शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, राइट? अब क्या आप साइकिल चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, चलाते चलाते आप एक एक वर्ड करके पढ़ते हो? 40% ऑफ ऑन शर्ट एंड ट्राउजर्स। स्टूपिड नहीं लगोगे? मैं ही स्टूपिड लग रहा था ये करते वक्त, है? नहीं लग रहा था क्या? स्टूपिड लग रहा था। आप करोगे यार, पीछे से गाड़ी आके ठोक देगा। तो आप क्या करते हो? आप एक साथ कम से कम 3-4 वर्ड एक साथ पढ़ लेते हो और वो जो 1 सेकंड है, 2 सेकंड है जिससे आप गुजर जाते हो, उसमें आपको पूरा मैसेज दिख जाता है। सो ह्यूमंस आर नेचुरली डायरेक्टेड टूवर्ड्स आई स्पैन, मतलब 3-4 वर्ड एक साथ पढ़ना। वो तो बचपन में हमें कुछ आदतें लगा दी गई थी जिसका बचपन में फायदा था। वो था क्लास 5 के पहले, एलिमेंट्री रीडिंग के टाइम पे, जब हमारे अंदर इतनी ऊर्जा थी, इतनी एनर्जी थी कि हम लोगों से ना मतलब फोकस ही नहीं होता था। तो हमारे मम्मी जो है वो वही हमारे पहले और सबसे बड़े टीचर वही थे ना, तो वो क्या कहती थी कि बेटा तू ना बोल बोल के पढ़। एक तो उनको समझ में आता था, वो अगर बाहर कहीं काम कर रही थी तो उनको सुनाई देता था कि हम पढ़ रहे हैं और डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे। पहला तो ये था। दूसरा ये भी था कि जब हम लोग बोल के करते थे, इतने सारे सेंसेस एक साथ इन्वॉल्व होते थे तो हमारा फोकस बढ़ता था। बट वो यार 10 साल की उम्र तक का है। किसी बड़े आदमी को जो इफेक्टिवली रीड करते हैं उन्हें बोल बोल के पढ़ते हैं, और बोल बोल के पढ़ने से ही आता है 1 by 1 वर्ड रीडिंग। वो उस टाइम के लिए हमारा कुछ यूटिलिटी था, तब हम सीख रहे थे, तब हमें सब सारा वर्ड ही नहीं पता था, कोई बहुत सारे वर्ड हमें आइडिया ही नहीं था उसका, है ना? तो इसके वजह से वो टेक्निक ठीक थी, लेकिन उसके बाद नहीं। बट हम अभी भी उसी में ट्रैप में फंसे हुए हैं। सो वन ट्रिक, टेक्निक बोलो, कुछ भी बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, वो है आई स्पैन। जैसे मैं अगर इसको पढ़ूंगा ना, तो वैसे जब बोल बोल के पढ़ूंगा मैं, वो इसलिए पढ़ूंगा ताकि आप लोग सुन पाओ और मैं क्या सोच रहा हूं वो बोल पाओ। लेकिन जब मैं एग्जाम में पढ़ता हूं, टेस्ट में पढ़ता हूं, कुछ लाइव टेस्ट मैंने लिए ना आप लोगों के साथ, तब मैं कैसे करता हूं? फटाफट 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 पढ़ता हूं। तब मैं 3 से 4 वर्ड एक साथ लेके, जैसे तो आप यहां से पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, रिसर्च हैज अनकवर्ड एक साथ ही दिख रहा है, वाई न्यूजीलैंड एक साथ दिख रहा है, ओल्डेस्ट फॉरेस्ट बर्ड फैमिलीज एक साथ दिख रहा है। तो इस तरह से वो रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और ये नेचुरल है। आपको लगता होगा ये अननेचुरल है, बट नेचुरल है। वाई? बिकॉज वी ऑलवेज मेक सेंस विथ थ्रू कनेक्शंस। हम ना कनेक्शन के थ्रू सेंस बनाते। तो ये एक ट्रिक दिया, प्रैक्टिस करो, इससे थोड़ा सा स्पीड आपका बढ़ जाएगा। इसलिए स्पीड बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वेर इन लेवल 2 रीडिंग, उससे लेवल 3 में तो हमें जाना पड़े। सारवी सेइंग सर एक्स सर्विसमैन हिंदी मीडियम कैसे कोप करे? पहली बात सारवी, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो तकमा है ना, वो क्लास से बाहर के अपने ज़िंदगी से बाहर निकालो पहले तो, राइट? ये आई डोंट नो वाई यू गाइज हैव बीन मेड टू थिंक दिस वे। पहली बात, जिसको हिंदी आता है या जिसको कोई भी इंडियन लैंग्वेज आता है, हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, राजस्थानी हो, कुछ भी हो, अगर वो आता है तो ही और शी हैज़ ऑलरेडी मास्टर्ड वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो कि उससे कई लेवल पे आसान है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है उससे कई लेवल पे आसान है, उसको मास्टर करने के लिए आपको
कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बोलना और बहुत फ्लुएंटली बोलना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो अलग बात है, बट अच्छे होने के लिए। सेकेंडली, ये टेस्ट सिर्फ इंग्लिश का नहीं है, लॉजिक एप्लीकेशन ऑन इंग्लिश का है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी इंग्लिश की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? अब देखना, अब अभी देखना, इन क्वेश्चंस में ही देखना समझ पाते हो कि नहीं। अगर नहीं समझ पाते हो तो मुझे बताना, ठीक है, राइट? अब दूसरी चीज़, अब हम लोग जब पढ़ेंगे तब मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं बोल बोल के पढ़ूंगा ताकि आप मेरा फ्लो जो है आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है? अब मैं ना इससे बाहर निकलता हूँ, नहीं तो I will not be able to take this. New research has uncovered why New Zealand's oldest forest bird families are dying out faster than new arrivals and it could change how the country approaches conservation work. इशू क्या है दोस्त? इशू है जो बर्ड्स है, फॉरेस्ट बर्ड्स ओल्डेस्ट, वो मर रहे हैं न्यूजीलैंड में, और कंजर्वेशन वर्क कैसे करना है वो इसी के ऊपर बेसिस करना पड़ेगा, जो न्यू रिसर्चेज आए हैं उनके बेसिस पे। द स्टडी बाई मानाकी उहेना लैंड केयर रिसर्च साइंटिस्ट, अरे देखो मिल गया, एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया हमें दोस्त, ये क्वेश्चन में था ना, वॉज पब्लिश्ड हियर। दे कंपेयर डेटा कलेक्टेड बाई थाउजेंड्स ऑफ कीन बर्ड वॉचर्स, तो बहुत सारे डेटा, थाउजेंड्स ऑफ कीन बर्ड वॉचर्स फॉर द न्यूजीलैंड ऑर्निथोलॉजिकल सोसाइटी, द टू बर्ड एटलासेस पब्लिश इन 1970s एंड अर्ली 2000s। ये फैक्ट वैक्ट ना कुछ याद नहीं रखेंगे, बिकॉज दे आर, अगर इनको हमें आंसर करने के लिए लगेगा वापस आ जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट है ना, राइट? इसी तरह से हम टाइम भी बचाएंगे। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है ये सारा याद करने में लग जाते हैं एग्जाम के अंदर, कि क्या पढ़ा और एक बार पढ़ लेता हूं, याद नहीं रहेगा। अरे याद रखना ही क्यों है, क्वेश्चन सॉल्विंग में कुछ नहीं काम आने वाला, वापस चले जाएंगे, उसको फिर से पढ़ के आंसर कर देंगे। विथ फैक्टर्स लाइक डिफरेंट स्पीशीज ट्रेट्स, क्या मेन पॉइंट है वो हमें समझना है। तो न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हो रहा है कि भाई जो पुराने बर्ड फैमिलीज है वो क्यों इतना जल्दी मर रहे हैं, और उनको कंजर्व करने के लिए अलग कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। उसी को के संदर्भ में, उसी से रिलेटेड आप बोल सकते हो कि एक स्टडी हुआ है जिसमें बहुत हजारों बर्ड वॉचर्स ने देखा, और देखा कि कुछ फैक्टर्स है जो इसको डिटरमाइन करता है, और वो फैक्टर्स क्या है? How long a bird's ancestors had lived in the country played a big part in how fast they are disappearing. They found some traits: birds nesting in tree cavities or burrows, having large body size, having less ability to travel, were more common in species that have been evolving in New Zealand for a longer time. हमें ये एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस रिसर्च से कुछ ट्रेड्स निकल के आ गए हैं जिनमें ये है, ठीक है? याद नहीं रहेगा चलेगा, आंसर के लिए नहीं चाहिए होगा, वापस आ जाएंगे। बट दोज ट्रेड्स ऑल्सो मेड देम मोर वल्नरेबल टू द टू बिगेस्ट थ्रेट्स, इंट्रोड्यूस प्रीडेटर्स एंड लॉस ऑफ देयर नेटिव फॉरेस्ट होम्स, ठीक है? दीज आर टू इंपॉर्टेंट डेटा। तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर मुझे बताना है तो क्या बताऊंगा कि इशू है, ये मैं लिख रहा हूं आपके हेल्प के लिए, ज़रूरी नहीं है ये लिखना, ठीक है? राइट, लेट मी कम ऑन द स्क्रीन ताकि आप देख पाओ। हाँ, इशू है ओल्ड बर्ड फैमिलीज डाइंग, ये आपके सिर्फ दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है? ओल्ड बर्ड फैमिलीज डाइंग, क्यों भाई डाइंग वो नहीं पता, बट रिसर्च हुआ है उसके ऊपर, जो रिसर्च कोटेड था हमारे वो क्वेश्चंस में, और उससे कुछ ट्रेट्स निकली है। क्या ट्रेट्स मैं अब भूल गया हूँ, अभी पढ़ा भूल गया, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सारे क्वेश्चन सही आंसर करवाऊँगा, फिर भी ट्रेट्स, और इन ट्रेट्स के बेसिस पे कुछ दो रीज़न, ये दो रीज़न मुझे अभी याद है, एक तो प्रीडेटर और एक है कि फॉरेस्ट काट रहे हैं, मतलब कवर, ग्रीन कवर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया। हर एक पैरा का भी तो माइंड मैप हुआ ना, एक फ्लो हुआ ना। माइंड मैप होता क्या है? एक फ्लो चार्ट होता है। आप जो पूछ रहे थे ना कि माइंड मैप कैसे बनाए, यार एक फ्लो चार्ट ही तो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, बस, राइट? हो गया। अब इसको हमने दिमाग में फिट कर लिया जैसे ही पढ़ा मैंने। नेक्स्ट, स्पीशीज हुज एंसेस्टर्स अराइव्ड, सेकेंड पैरा, ancestor arrived a long time ago were referred to as endemic and the earliest arrivals were deep endemics. तो endemic से भी पहले deep endemic आया और उनमें एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट केम endemics like bellbird, blue ducks, then came the newest native bird species. ये newest native bird species ये कुछ है,
याद रखने की जरूरत नहीं है कौन है ये लोग। क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेंगे, आंसर कर देंगे। अपने दिमाग को जो है डेटा का वो मत बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, फोल्डर मत बनाओ। अपने दिमाग को जो है रीजनिंग का प्रोसेसर बनाओ, तब जाके ऐसे पेपर में जो है छक्के पे छक्के मार सकते हो आप। देखो, द स्टडी कुड हैव सम अनएक्सपेक्टेड, अच्छा इसमें क्या हुआ है, इसकी माइंड मैप में तो कुछ ज्यादा है नहीं। 3 टाइप्स ऑफ बर्ड, सेकेंड पैरा का माइंड मैप क्या होगा, 3 टाइप्स ऑफ बर्ड है, जिसमें मुझे कुछ तो है कि एंडेमिक से पहले एक है, प्री एंडेमिक या क्या नाम था उसका, देख लूंगा क्या नाम था, भूल गया, देखो अभी भूल गया मैं, एंडेमिक राइट, और न्यू नेटिव या ऐसा कुछ था। ठीक है, मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं कि यार भूलना नेचुरल है। मतलब कुछ बच्चे इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि सर मुझे तो याद ही नहीं रहता है डेटा। अरे डेटा याद रखने का किसको पैसा मिलता है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेटा याद रखना ज़रूरी नहीं है, हाँ फ्लो उसको समझना ज़रूरी है। डेटा तो हमें फिर से वापस जाके मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ओ सॉरी, द स्टडी कुड हैव सम ओहो मुझे हटना पड़ेगा इससे ना, मैं यहाँ The study could have some unexpected implications for New Zealand's conservation and predator control work. Firstly, अच्छा इस स्टडी का implication हो सकता है वो 2 रीजन के ऊपर, जो 2 रीजन हम लोगों ने देखा था। Firstly, forest loss would limit the population recovery of some forest birds, particularly the large, less mobile endemics. Would be needed to and large tracts of native bush would be needed to help them bounce back. मुझे कवर, बुश कवर बढ़ाना पड़ेगा तब जाके वापस आएगा। ये तो एक हो गया कंजर्वेशन वाला पार्ट। Predator free 2050, the assumption is that the forest will get more birds overall, but some of the birds will not survive the deforestation well. Large parts of North Island and almost South Island's east coast have been nearly cleared of native bush, making it harder for cavity nesting species and one that could not get around easily to regenerate. अब जबकि यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रीडेटर फ्री 2050 कोई एक एसोसिएशन होगा या कोई एक मुहिम होगी शायद, राइट, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि अजम्पशन है कि फॉरेस्ट में ओवरऑल ज़्यादा बर्ड आएंगे, लेकिन कुछ डिफॉरेस्टेशन की वजह से कुछ बर्ड्स एकदम गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो और उसी के सपोर्ट में ये हमें बोला गया, राइट। अगेन थिंग्स दैट, अगर मैं यहाँ पे इसका माइंड मैप बनाऊं, देन व्हाट वुड बी, इट वुड बी थिंग्स दैट कुड बी डन, दैट कुड बी डन ऑन दोज 2 रीजन्स, जो रीजन्स हमने फर्स्ट पैरा में देखे थे, राइट। और वो थिंग्स क्या है वो याद रखेंगे कि हमें ज़रूरत फिलहाल नहीं है। सेकेंडली लार्ज, तो ये हो गया पहला, फर्स्ट सॉल्यूशन। Second solution, large bodied birds also needed more food to recover, or second manifestation, not solution, but a lot of endemic birds had retreated to New Zealand's colder, less bountiful forest. Bountiful word हमें पूछा गया था, याद है? Pest control work needed to be prioritized in warmer forests with abundant food sources too, rather than just the colder last refuges where endemic birds hid out. तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमें ना पेस्ट कंट्रोल भी करनी पड़ेगी। एक तो ये कोल्डर रीजन में चले गए हैं बर्ड्स, राइट, तो बर्ड्स ने अपना नेचुरल हैबिटेट। सेकेंड एक मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम का ये दिख रहा है कि बर्ड्स आर चेंजिंग नेचुरल हैबिटेट, तो उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उस नेचुरल हैबिटेट में वी नीड टू डू सम वर्क लाइक पेस्ट कंट्रोल, और भी कुछ हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट पैरा क्या बोलता है दोस्त, क्या बोलता है लास्ट पैरा? वन सेकेंड, what happened, this is 1 second, ना ये डिस्कार्ड कर देता हूँ, ये अटक गया, इसको फिर से चला लेता हूँ मैं।
स्लाइड शो करंट स्लाइड आ गया, हाँ सॉरी वो अटक गया था उधर, ठीक है। अब हाँ, अब हम जाएंगे अरे ये ठीक है। अब लास्ट वाला, फाइनली न्यूजीलैंडर्स नीडेड टू ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक भी हमारा यहां पे था। अरे यार ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड ना, मेरा जो ये है ना वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब आ गया। फाइनली न्यूजीलैंडर्स नीडेड टू ब्लैंक देयर एक्सपेक्टेशन एज टू व्हाट अ प्रेडेटर फी, ओहो ये तो हम लोग दूसरे वाले उसमें आ गए। हाँ, what a predator free country would really look like. They predicted the bird community would change rather than all species population increasing. राइट, तो ये फाइनली न्यूजीलैंडर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है दे प्रेडिक्टेड द बर्ड कम्युनिटी एज टू व्हाट अ प्रेडेटर फ्री कंट्री वुड लुक लाइक। ये जो प्रेडेटर फ्री हम लोग बोलते हैं ये असल में है क्या, राइट तो ये हमें देखना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा लास्ट वाला, तो ये हो गया हमारा माइंड मैप, ये हो गया फ्लो। अब हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। अच्छा एक बात और है, अब मैं इस पे आ जाता हूं बिकॉज एक बात और है, ये मैंने पूरा पैराग्राफ एक साथ क्यों दिया, बिकॉज वन ऑफ द वे यू शुड स्टडी पैराग्राफ नाउ, यू नो, अगर हमारे पास 3 महीने 4 महीने होता तो मैं एक एक पैराग्राफ आपको पहले रीडिंग स्किल सिखाता और एक एक पैराग्राफ करके करता, लेकिन अभी वो है नहीं हमारे पास, और इसीलिए आपको एग्जाम में तो पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ना पड़ेगा, माइंड मैप एक साथ बनाना पड़ेगा, तो वही प्रैक्टिस हमें चालू रखनी पड़ेगी, राइट ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। प्रीडेटर्स वेर वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर द बर्ड्स ऑफ न्यूजीलैंड। क्या ये है, हमने तो अभी तक पढ़ा है, क्या आपको लगता है कि ये है ना? लॉस ऑफ नेटिव होम, 1 सेकेंड आ रहा है, हाँ अच्छा आप लोगों का आंसर आ रहा है, हाँ वही मैं देख रहा था कि आप लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं। क्या है आंसर? सी। अच्छा पहला नहीं है, वेरी गुड। अच्छा तो अगर आपको लगता है पहला नहीं है तो हम लोग मार्क करें या रखेंगे। अच्छा पहला इधर देखो, कुछ लोगों ने बोला पहला नहीं है, तो हम लोग देखते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा है, यहां पे देखो, but those traits also made them vulnerable to 2 biggest threat, introduce predators and the loss of their native forest home। तो पहला तो है ही है ना, तो पहला तो होना ही पड़ेगा। सो पहला नहीं है तो है ही नहीं, ये तो पहला तो है, रेफरेंस बेस्ड है, विथ रेफरेंस पॉइंट, विथ फैक्ट बेस्ड है। लॉस ऑफ नेटिव होम डजंट अफेक्ट द पॉपुलेशन, नहीं, लॉस ऑफ नेटिव होम तो है ही है। देर इज ए नीड फॉर पेस्ट कंट्रोल इन द फॉरेस्ट विथ प्लेंटी फूड रिसोर्सेज, यहाँ पे था ना कहीं पे, हाँ यहाँ पे था। सो देखो अगर हमने माइंड मैप बना के पैसेज को पढ़ा तो हमें ऑटोमेटिकल ही दिखता है कि हमें ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि कुछ लोगों ने, आपने बोला कि 1 गलत है, लेकिन आप अगर यहाँ देख जाते तो आपको मिल जाता, और आपने माइंड मैप बनाया तो आपको पता है कि वो यहीं पे होगा। फिर भी अगर, मतलब मुझे तो लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको वापस जाने को ज़रूरत भी नहीं होती। इफ़ यू हैड गॉन थ्रू दिस ऑप्शन यू वुड नो दैट बोथ 1 and 3 वुड बी द आंसर, दैट इज सी। ओके, सी, ठीक है, वेरी गुड। सी बहुत लोगों ने, शिवानी से डी नहीं, 1 भी है 3 भी है, देखो पेस्ट कंट्रोल है ना लास्ट में, है ना, ठीक है। चलो गुड। अब नेक्स्ट स्लाइड, कहाँ गया, हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ क्या, 1 सेकेंड। हाँ मैं थोड़ा नीचे आ गया, अब ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो करो इसको। शिवानी लास्ट वाले में इट वाज नॉट एग्जैक्टली रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट कहाँ था, हमें तो इन्फर करना था कि ये है कि नहीं है हमारे स्टेटमेंट में। अभी इसीलिए ना ये रूल्स मत बनाया करो दिमाग में। जो वो रूल है ना कि रीस्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं होता है, वो दैट इज अगर आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमें पिछले वाली की बात कर रहा हूं कि वहां पे हमें पूछा गया था कि क्या ये इन्फर किया जा सकता है। अब क्योंकि इन्फर किया जा सकता है बोला है, तो हो सकता है आंसर फैक्ट में भी हो और इन्फरेंस में भी हो, राइट? ओके, तो वो एक्चुअली वो क्रिटिकल रीजनिंग वाला इन्फरेंस नहीं है शिवानी, राइट? समझो इस बात को। इट हैज बीन देयर इन्फरेंस हैज बीन यूज कि ये में हम बोल सकते हैं क्या, वो क्रिटिकल रीजनिंग वाला इन्फरेंस में हम लोग वो बोलते हैं कि रीस्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ से वो पूछ रहे हैं, और वो रीस्टेटमेंट था भी नहीं उस तरह से। अगर देखा जाए, अगर वो ऑप्शन देखोगे था भी नहीं। इसका आंसर आ रहा है सी। अपर्णा आपने सी भी दे दिया, डी भी दे दिया। सी क्या पिछले वाले का था? ओके, लेट्स सी विच बी आया, ऑल 3 आया। लेट्स सी which of the following is false or not inferable or not according to the passage. Birds with earliest arrivals are referred to endemic. मुझे याद नहीं है, मान लो मैं वापस चला जाऊंगा, है ना। अब यहां पे जैसे ही मैं एंडेमिक देखूं तो एंडेमिक की बात देख रहा हूं, अर्लीस्ट अराइवल्स वर कॉल्ड डीप एंडेमिक्स। एंडेमिक तो है ही नहीं, ये गलत है, ये पक्का गलत होगा। बर्ड्स विथ अर्लीस्ट अराइवल आर कॉल्ड एंडेमिक वाले में। Examples of deep and the earliest arrival, bellbirds, kiru and blue ducks are the example of the newest native bird species. अब देख लेते बेलबर्ड्स कहाँ पे गया, यहीं पे होगा। बेलबर्ड्स, केरेरू, ब्लू डक्स एंडेमिक्स है, नेटिव बर्ड नहीं है, ये हो गया। टिल 2050 द फॉरेस्ट विल डेवलप सुटेबल। ओह यस, सो हमारा नॉट इन्फरेबल है ना, तो ये भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो 1 2 दोनों नहीं है। 1 2 ये हो सकता है। अब 3 टूल 2050 द फॉरेस्ट विल डेवलप सुटेबल ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर प्रीडेटर्स, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमने कहीं पे पढ़ा ही था। तो तीनों ही नहीं है। अगर तीनों ही नहीं है तो ऑप्शन होगा ई। ओके, अगर तीनों ही नहीं है तो ऑप्शन होगा आपका ई। क्लियर? ठीक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या नहीं है। अब जैसे ये क्या है, इज फॉल्स और नॉट इन्फरेबल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये है क्वेश्चन। इन्फरेबल नहीं है दोस्त, अगर इन्फरेबल होता तो अलग बात होता। ठीक, क्लियर है? अच्छा, वो गलत कर दिया था रुपेश, ठीक है कोई बात नहीं, बट हाँ उसको ध्यान से देखना है। हाँ, क्वेश्चन को अगले वाले पे चले, देखो इसको ट्राई करो। हाँ, पढ़ना, वो गलती होती है। क्वेश्चन का रूट को ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, हाँ, नहीं तो ये गलती होती है। जैसे गौरव ने भी किया था, रुपेश ने भी यही गलती किया। अगले वाले का आंसर आने लगा, वाह, चलो गुड। मुकुंदन कहते हैं डी, दामोदर ई, अपर्णा ई, आदित्य डी, लकी डी। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बर्ड्स विथ विच फीचर्स वेर मोर कॉमन इन स्पीशीज दैट हैड बीन इवॉल्विंग इन न्यूजीलैंड फॉर अ लॉन्गर टाइम अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा है, यहाँ पे दिस पार्ट दे फाउंड सम ट्रेड्स।
तो बर्ड्स विथ लार्ज फेदर्स दिख नहीं रहा है, बर्ड्स विथ लेस एबिलिटी टू ट्रैवल, यस, बर्ड्स नेस्टिंग इन ट्री कैविटीज, यस, लार्ज फेदर्स दिख नहीं रहा है, तो 2 and 3, बोथ 2 and 3 कहाँ है, हाँ ये रहा है ना, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इज द आंसर दोस्त। जिन्होंने ऑप्शन ई नहीं रहा है, जिन्होंने बर्ड विथ लार्ज फेदर्स दिया है, देखो दोस्तों यहाँ पे नहीं है बर्ड्स विथ लार्ज फेदर्स, कहाँ दिख रहा है आपको बर्ड्स विथ लार्ज फेदर्स, हम खुद से तो नहीं बना सकते ना डेटा, ये वहाँ पे, यहाँ पे वो क्रिटिकल रीजनिंग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग वाला लॉजिक आ जाता है, एकदम क्रिटिकल रीजनिंग हमेशा इन्फरेबल है, यहाँ पे सीआर लग रहा है, यहाँ पे एकदम सीआर लग रहा है, जब हमारे हैविंग अ लार्ज बॉडी साइज, अब उनके लार्ज फेदर्स है कि नहीं है, वी डू नॉट नो, दैट डेटा इज नॉट गिवन, विल हैव टू मेक अजम्पशन, देन हमारा अजम्पशन तो नहीं चलेगा, मैंने पिछले सीआर के एक क्लास में बताया था ना, अजम्पशन हम नहीं ले सकते, ठीक है, गुड गुड, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया, गुड। अब अगला क्वेश्चन, इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा इस स्क्रीन से, क्योंकि आई एम ब्लॉकिंग को, हाँ लार्ज बॉडी को लार्ज फेदर अज्यूम नहीं कर लेंगे, हाँ यस मुकुंदन। नेक्स्ट वाला देखो, गुड, क्लियर, गुड। इसका आंसर बताओ, डी आ रहा है आंसर, देखें मुकुंदन डी, अपर्णा डी, चलो लेट्स सी ये सही है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर द स्टडी बाय मानकी वेन्युआ लैंड केयर रिसर्च साइंटिस्ट पब्लिश्ड इन द दिस, तो भाई पब्लिश जर्नल जो ये है, अब इट कंपेयर डेटा कलेक्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ कीन बर्ड वॉचर्स, थाउजेंड्स ऑफ बीन बर्ड वॉचर्स कंपेयर डेटा, यस, तो वन तो है, वन है तो ये होना चाहिए, ये होगा सकता है, ये हो सकता है। इट कंक्लूडेड दैट फॉरेस्ट लॉस वुड लिमिट द पॉपुलेशन रिकवरी ऑफ सम फॉरेस्ट बर्ड्स। अब ये देखते हैं कि फॉरेस्ट लॉस वुड लिमिट द पॉपुलेशन रिकवरी, ये यहां पे है क्या, ये वाला हाउ लॉन्ग है बर्ड्स, नहीं ये वाला इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में तो नहीं है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। इट कंक्लूडेड दैट हाउ लॉन्ग अ बर्ड्स एंसेस्टर हैड लिव्ड इन अ कंट्री प्लेड अ बिग पार्ट इन हाउ फास्ट दे वर डिसअपीयरिंग, ये तो पक्का ही है, ये पक्का ही है, 3 यहीं पे है, यही देखो, ये देखो 3 पे ही है, राइट, तो ये दोनों है, ऑल नहीं है। अगर आपको इसके बारे में डाउट है तो भी आप आराम से बोथ 1 and 3 मार्क करो और खुश रहो, आंसर हो ही नहीं सकता और कुछ, और इसीलिए आप लोगों ने मार्क भी किया, वेरी गुड, डी डी डी, सबका डी मैं देख रहा हूं, वेरी गुड, ये तो देखो सही हुआ। दिस वाज अ मीडियोकर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, पर अभी तक मैंने कुछ लोगों का तो मैंने देखा है कि चारों के चारों सही हुए हैं और कुछ लोगों का 3 हुए हैं, राइट, तो इसका मतलब, और जिनका एक आध गलत हो भी गया है वो केयरलेस मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने रूट पढ़ा नहीं था। तो इससे क्या समझ में आता है कि इससे ये समझ में आता है कि हमारा वी आर इन द राइट डायरेक्शन, अगर हम ठीक से करें तो। अब देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन करने में ले रहा हूँ, जब आप खुद करोगे तब थोड़ी ना ये टाइम लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बाउंटीफुल एज गिवन इन द बोल्ड पैसेज, लेस बाउंटीफुल फॉरेस्ट, इसका मतलब ये है कि जो ठंडे वाले फॉरेस्ट है वो गर्म वाले फॉरेस्ट से कम है कुछ चीज़ों में, राइट, कम सामान मिलता है, इसीलिए तो बोल रहे थे कि वार्मर फॉरेस्ट को और ज़्यादा एबंडेंट फूड रिसोर्सेज भी डालो। तो बाउंटीफुल का एंटोनिम, बाउंटीफुल अगर लेस बाउंटीफुल मतलब कम, बाउंटीफुल मतलब बहुत सारा चीज़ें जहाँ पे मिलता है, तो कोल्डर जगह पे
कम बहुत क्या कहते हैं, बाउंटी का मतलब होता है कि रिसोर्स, ओके। अब कम रिसोर्स वाला फॉरेस्ट है कोल्डर फॉरेस्ट, तो ये रिसोर्स वाला फॉरेस्ट जो है उसका एंटोनिम क्या होगा, उसका एंटोनिम होगा, देखते हैं, स्पेयर्स, कोपियस, प्रोफ्यूज, हुपिंग। अब अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे, अच्छा प्लीज अंडरस्टैंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेस बाउंटीफुल, बाउंटी मतलब रिसोर्स, इनके पास कम रिसोर्स है कोल्ड के पास। बाउंटीफुल का मतलब कम नहीं है दोस्त, मुझे आने दो, यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, आंसर में मुझे गड़बड़ दिख रहा है। देखो, कोल्डर रीजियंस, इसीलिए कॉन्टेक्चुअल विकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बर्ड्स जो है लेस बाउंटीफुल जगह पे जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे लेस खाना है, लेस चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। बाउंटीफुल मतलब जहाँ पे भर भर के चीज़ें होती है, बट यहाँ पे लेस है कोल्डर में, और वार्मर जगह को हमें और बनाना पड़ेगा, मोर बाउंटीफुल बनाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे बाउंटीफुल का एक अर्थ ये निकल रहा है कि कॉन्टेक्स्ट से, कि जहाँ पे सामान ज़्यादा है, राइट। अब उसका एंटोनिम क्या होगा, जहाँ पे कम सामान है, कम है, लेस बाउंटीफुल, ज़्यादा, हाँ, जहाँ पे लेस बाउंटीफुल मतलब रिसोर्स। अब बाउंटीफुल का मतलब ज़्यादा नहीं होता है, बाउंटीफुल का मतलब रिसोर्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बाकी सारे जो है ज़्यादा है, कोपियस, प्रोफ्यूज, वूपिंग, अलग अलग तरीके से ज़्यादा है, जबकि ये स्पेयर्स जो है जो लेस को सिग्निफाई करता है, इसीलिए ये ज़्यादा होगा, ठीक है, राइट, ओके। सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। यस, अबेंडेंस बोल सकते हो, एकदम अबेंडेंस बोल सकते हो, बट हाँ, मतलब उस तरह से बाउंटीफुल को हम लोग यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो ऑप्शंस है ना, ये थोड़े से ऑफ ट्रैक ऑप्शन है। इसमें मैंने क्वेश्चन उठाए, ऑप्शन उठाए, बट ये ऑफ ट्रैक है। नॉर्मली आपको इस तरह के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बिकॉज बाउंटीफुल दो इज रिलेटेड टू ज़्यादा, मोर, अबंडेंस, बट इट इज़ मोर यूज्ड फ्रॉम द रिसोर्सफुलनेस, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का चेंज हो जाता है ऑप्शन, बट ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो आप लोगों से ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, ए में क्या जाएगा, न्यूजीलैंडर्स नीडेड टू, देखो ए में क्या जाएगा, ये तो आसान है, जल्दी बोलो, बताओ आंसर। भाई उनको अपना एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करना पड़ेगा ना, सही बात है मेघाद्री, एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो एडजस्ट होगा, बी होगा आंसर इस केस में। वाई, बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, एज टू व्हाट अ प्रेडेटर फ्री कंट्री विल लुक लाइक, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग ना, राइट। तो दे विल हैव टू एडजस्ट इट। दिस वाज एन इजी वन, ये तो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, राइट, ओके, चलो, क्लियर, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कितने मिले, हाउ मच डिड यू स्कोर इन दिस, हाउ मेनी वेर करेक्ट, इसमें थे 6 क्वेश्चंस थे इसमें, सो हाउ मेनी वेर करेक्ट, टाइप इन। हाँ, ये भी एक चीज़ है जो याद रखना, अगर आप लोगों को किसी को नया वो बाई करना है, टेस्ट सीरीज़ और स्मार्ट कीरा की कोई भी नया ऑफरिंग जो है आप लोगों को बाय करना है, अपग्रेड करना है, सो होली ऑफर चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए, 25% ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है, राइट। 12 मार्च तक ही है ये, हाँ जी बोलो। 5 out of 6, 3 out of 6, मोहनदान 3 out of 6 थोड़ा सा बेटर हो सकता है, एकदम ही बेटर हो सकता है। 4 2 गुड मेघाद्री 5 out of 6। जितेश अब समझ में आया, अब अगर इस तरह का पैसेज आएगा आपको कम से कम 4-5 आ पाएगा, है ना। अब इसमें वाले में 2 आया, लेकिन अब 4-5 आ पाएगा। अब जब मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया, 3 3 4, ठीक है, ठीक है। जिनका भी 3 आया है, 2 आया है,
नाउ आर यू क्लियर कि ये 4-5 आराम से जा सकता था? मेंस लेवल का पैसेज 4-5 हम लोग लाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा 95 से 97% जो पॉपुलेशन है हमारे से पीछे चला जाएगा, राइट? ओके, आराम से पीछे चला जाएगा। यस व्लाडोना, इट वाज एडजस्ट। ठीक है, वो क्या आपका क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, मेघाद्री पूछ रहा है कि अगर मुझे वर्ड पता ही नहीं है तो क्या मैं स्किप कर दूं? अब इसका ना मैं 2 आंसर दूंगा, हाँ भी और ना भी। हाँ, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट से कुछ भी नहीं समझ में आया, अगर बिकॉज देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वोकैब का क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो कॉन्टेक्सचुअल वोकैबलरी होता है, वो वोकैबलरी क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर कॉन्टेक्स्ट से समझ आ पा रहे हो और फिर उन ऑप्शन के वर्ड्स में कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस वाले ही क्वेश्चन में बताता हूँ, एक चीज़ दिखाऊं। ओ पिछला वाला था ना, ये यार आजा, कहाँ गया? हाँ, ये देखो, इसमें एक चीज़ देखा तुमने, इसमें आपका सारे जो बाकी 3 थे वो मोर को सिग्निफाई करते हुए थे। अब एक ही चीज़ मोर को, अबंडेंस को सिग्निफाई करते हुए एक ही टाइप के आंसर तो हो नहीं जा सकता ना, एक ही साथ तो हो नहीं सकता ना कि तीनों एक ही टाइप के होगा, तो जो अलग है उसको मैं मार्क कर सकता हूं, राइट? ये तब जब तुम्हें आइडिया है, आपको कॉन्टेक्स्ट का भी आइडिया नहीं हुआ, आपको उसका भी आइडिया नहीं हुआ, तो आप छोड़ दो, तब छोड़ दो, ऑब्वियसली तब छोड़ दो। वोकैब स्किल कैसे बढ़ाए उसके लिए गौरव हम लोग क्लास करेंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड आपके ज़्यादातर वोकैब क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो कॉन्टेक्चुअल वोकैबलरीज के बेसिस पे है। थोड़ा सा लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग से आप वो आंसर कर सकते हो। अगर एकदम हवा नहीं लग रही है छोड़ के आ जाओ, गलत करने की ज़रूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन हैं? अगर 3 पैसेज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 आपसे बन जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो 2 आपसे पक्का ही बन जाएंगे कॉन्टेक्चुअली, उनको कर दो, 2 को छोड़ दो। ठीक है, ये पता है जितेश, ये आप सही बोल रहे हो कि मेंस का वोकैब बहुत हार्ड रहता है, पर एक बात बताओ मुझे। अच्छा चलो, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। मैं आपको कुछ 500-600 वर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीना 3 महीना भी मैं आपको कराता जाऊँ, और वो लेकिन आप खुद नहीं यूज़ कर रहे हो, आप अपने डेली रीडिंग में उनको नहीं पा रहे हो, तो कितना चांसेस है जब एग्ज़ाम में आएगा वो आपको याद रहेगा? कम चांसेस है ना, राइट? मुझे वोकैब के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, पर उसको करने का ट्रिक ये है कि अपनी रीडिंग को बढ़ाओ। जितना रीडिंग करोगे उतना आपको मिलेगा, क्या आपको मिलेगा? नए नए वर्ड्स जिनका मीनिंग आप देखोगे, फिर कॉन्टेक्सचुअली समझोगे। अब जैसे ही आप ये करते रहोगे ना, तो आपके पास जो रिपोजिटरी होती है उसमें आपको पता है कि हर वर्ड किस तरह से यूज भी होता है, और इसको ना आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको वो इंस्टिंक्टिवली इंट्यूटिवली भी पता होने लग जाता है, बिकॉज आपकी रीडिंग ब्रॉड हो गई है, राइट? ओके, और उसकी वजह से आपको वो फायदा मिल जाता है। समझ में आया? ओके, सो वोकैब हम वर्ड्स भी सीखेंगे, लेकिन वर्ड्स की यूसेजेस ज़्यादा सीखेंगे और रीडिंग ज़्यादा करेंगे, तभी जाके उसका इफेक्ट आपको, फिर आपके वोकैब के सारे क्वेश्चंस और 80% क्वेश्चंस बनने लगेंगे विथ 100% एक्यूरेसी, राइट? ओके, हाँ, मेरा सिर्फ ये है कि उसकी वजह से आप वोकैब में हर दिन आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, वो मत करो। उससे कई गुना इंपॉर्टेंट है उस 1 घंटे में आपने 4 अलग अलग चीज़ें पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, पैसेजेस पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करे, कुछ वोकैब के भी क्वेश्चन सॉल्व करे, सब मिला मिला के करे, तो वो बेटर होगा आपके लिए इस स्टेज में, इस मेंस वाले स्टेज में। ठीक है, चलो और एक पैसेज करना है। हाँ जी, और एक पैसेज करोगे या थक गए हो? मेघाद्री, जैसे मैंने कल बोला कि एसबीआई पीओ मेंस, इवन एसबीआई क्लर्क मेंस आजकल कैट से काफ़ी इंस्पायर्ड है, राइट? तो यस, उन लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें जो है कैट का उठा के देने लग गए हैं, जैसे ये इन्फरेंशियल बेस्ड विदाउट रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन देखो ना,
ये तो कैट से इंस्पायर्ड ही है, और क्या, ये तो क्या। ओके, इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ ये वाला कोर्स, ये जो मास्टर स्ट्रोक बैच है, ये करो, मैं आपको आरसी में कैट लेवल तक के आरसीज में लेके जाऊंगा, कैट लेवल तक के आरसीज में लेके जाऊंगा और आपसे करवाऊंगा। आप देखोगे यही टेक्निक से आप कैसे कैट के पैसेजेस कर सको। प्रीवियस ईयर कैट का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाले एक आध दो क्लासेस में। मैं थोड़ा सा आपको प्रिपअप कर दूं, फिर देखना आपसे कितना अच्छी तरह से होगा, और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी अलग हो जाएगा कि अगर वो हो गया तो ये वाले हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो वन मोर, वेरी गुड। ये हुई ना बात। अब ये वाला खत्म होने तक हर कोई एंड तक रहेगा और समझेगा, बिकॉज एक बार सी आरसी जिस तरह से आपकी दिमाग को खोल सकता है ऐसा कोई और नहीं कर सकता है, राइट। तो इसीलिए इसमें ना पूरा पूरा फोकस करके करो। ठीक, चलो क्वेश्चंस पढ़े। According to the passage, which of the following are not the features encompassed in the definition of employment and working? रेफरेंस है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्या, हाँ लिखो, विथ रेफरेंस आर नॉट द फीचर्स ऑफ, तो मतलब वहीं पे मुझे मिल जाएगा फैक्ट बेस या डेटाबेस। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ रिमोट वर्किंग, शायद फैक्ट बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यहाँ पे विदाउट रेफरेंस पॉइंट है एंड ट्रू है, तो हो सकता है कि पूरे उसमें मुझे फैक्ट बेस करना पड़ेगा। राइट राइट, सही सही रोहन, पहला वाला WRFB। ठीक है, अब चौथा वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज विदाउट रेफरेंस पॉइंट, तो इसको तो हटा ही देते हैं, इन्फरेंस बेस्ड। विच ऑफ द वोकैब का है तो ऑब्वियसली विथ रेफरेंस पॉइंट होगा, फैक्ट इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। और ये है एक जहाँ पे वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट वर्किंग, अब जब आप पढ़ रहे हो ना तब आप क्या देखोगे, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग के फीचर्स, ये कीवर्ड है आपका, कीवर्ड नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ रिमोट वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी, रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी का रिजल्ट, कीवर्ड नंबर 2। यही दो कीवर्ड है आपके। ठीक है, राइट, और गैलोर है। तो देखते हैं, अब मैं आपको पैसेज दे रहा हूं। ठीक है, पैसेज दे रहा हूं और मैं इससे हट जाता हूं। 2 मिनट लीजिए, पैसेज को पढ़िए। हो जाए तो डन बताइएगा, हाँ। डन।
Okay, now I'll read this passage, okay, and then see what we can make of it. COVID-19 and its unprecedented onslaught, ये ना जल्दी हो जाएगा, अब देखना, अब क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया है ना किस तरह से करना है, अब इसको हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे. COVID-19 and its unprecedented onslaught brought along with it several challenges that impacted how we live, and professional space has witnessed massive shifts. With social distancing in place, क्या हुआ इसमें, एक सेकेंड, हाँ, and intermittent lockdowns from time to time, work from home has become a norm. Adapting to remote working was a severe challenge in the initial days, and employees galore grappled with multiple issues. Okay. However, even with these new thrive, यहाँ पे तो word replacement है, हमें पता है, तो इसको idea ले लेते हैं. However, even with these new some organizations were able not only to survive but also challenges by introducing new ways of communication, all of which were enabled by technology. तो मतलब टेक्नोलॉजी के हेल्प से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थ्राइव भी किए इस पर्टिकुलर उसमें. अच्छा, तो पहला पैरा किस चीज़ के बारे में था, अब हम लोग सिर्फ नोट करके रख देंगे कि कोविड-19 एंड इट्स कोविड के चैलेंजेस इन ऑफिस, right, in work, right, and some companies did good. ठीक है, ये है, बहुत सारे इश्यूज आए एंड मेनी इश्यूज, और एक है मेनी इश्यूज, राइट. A study by Workplace Intelligence, एक स्टडी हुआ, believe that this is the most stressful year in history. 3 out of 4 workers have struggled at work due to anxiety caused. Remote working and technology in tackling these problems has played an important role in the well-being of employees. It has enabled organizations to ensure productivity is not compromised and employees are connected to one another even as remote working becomes the norm. It has also allowed an added advantage of enhanced customer experience and profitability and consequential growth of organization. तो क्या हुआ कि एक रिसर्च आया, रिपोर्ट आया, एक स्टडी आया जिससे ये बोला कि स्ट्रेसफुल था एम्प्लॉयज़ के लिए, और एम्प्लॉय के लिए तो स्ट्रेसफुल था ही. अब ये भी हुआ कि बट जो टेक्नोलॉजी था उसने सॉल्व किया हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम, और टेक्नोलॉजी ने सॉल्व करते हुए उसका एक एडेड एडवांटेज कस्टमर और ग्रोथ पे भी मिला, कस्टमर सर्विस और ग्रोथ पे भी मिला. लेकिन इसका फोकस जो है एम्प्लॉई है ना, फोकस जो है एम्प्लॉई है. Now, customer centricity is core to every organization and is an important facet for the survival of any business. But organizations must not forget that employees play a crucial role in the company's success. For millennials, the definition of employment and working exceeds that confined concept of earning a living wage. It encompasses a comfortable workplace. क्या क्या उनकी डेफिनेशन है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था. डेफिनेशन है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग का, वो यहाँ पे है. पॉजिटिव इंटरैक्शन, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ यहाँ पे हमें वापस आना पड़ेगा आंसर करने के लिए. एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ देन एवर. देयर इज ह्यूज कंपटीशन अमंग कंपनीज नॉट ओनली फॉर मार्केट शेयर बट ऑल्सो फॉर टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन. एम्प्लॉय के ऊपर फोकस है पूरे पैसेज का. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज वाइटल एज इट अलाउज पीपल एन ओपन प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन शेयर देयर आइडियाज एंड हैव देयर वॉइसेज हर्ड व्हाइल ऑल्सो इनेबलिंग कोलैबोरेशन. उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे, क्लाउड बेस्ड टूल्स लाइक दिस हैव प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली एफिशिएंट वेयर द एम्प्लॉयज कैन come together for meetings and more communication besides working on documents at the same time. Several application of these tools is in simple and unique ways to allow for a collaborative online discussion and engagement as well as effectiveness of meeting is ensured. अब हुआ क्या, इसमें इन लोगों ने एक स्टडी में क्या पाया गया उसके बारे में बोला, और फिर उसका पूरा इन्फ्रेंस को एक्सप्लेन किया. ये देखो, अगर आप देखोगे थर्ड वाला पैरा इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ऑन द सेकंड वाला पैरा. यस और नो, राइट. उसमें बहुत सारा डेटा है, हमें पता भी चल गया है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, बट है तो वही ना. ठीक, क्लियर. तो इतनी सी ही है पैराग्राफ, सिर्फ ये और सिर्फ एक्सप्लेन. शिवानी, यू आर सेइंग इफ द टॉपिक इज नोन फॉर द पैसेज देन वी कैन स्किम ऑल्सो एंड इजी टू कॉम्प्रिहेंड. सर, पहला बात, मेंस में अवॉइड स्किमिंग, उसका एक रीज़न है, मैं बता रहा हूँ. मैं अगले में कम ऑन द स्क्रीन फॉर दिस. ये कृष्णा, यही तो माइंड मैप है, हाउ टू मेक अ माइंड मैप, यही तो है. आप एग्जाम में बैठ के
थोड़ी ना हर एक पॉइंट को नोट करते हुए माइंड मैप बनाओगे, वो माइंड मैप नहीं है। एग्जाम का माइंड मैप और जो कंपनीज माइंड मैप बनाती है डिस्कशन के लिए, ये दोनों अलग अलग है दोस्त, अलग अलग। उस तरह से नहीं है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही सही है, लेकिन इसमें तो हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है, हमारा पर्पस ही कुछ अलग है। जल्दी समझ के आंसर करना इज आवर पर्पस। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ना आप सिर्फ स्किमिंग के ऊपर फोकस करना मेंस में खास करके, और ना आप वो कंप्लीट डिटेल्ड माइंड मैप के ऊपर फोकस करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये दोनों नहीं करना है। उसके रीजंस बताता हूं। पहला ये कि स्किमिंग जो है वो है कि हम लोग ऊपर से जब हम लोग पढ़ते तो एक आइडिया लेने के लिए पढ़ते हैं। अब अगर हमारे सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, देखो हमारा इस पैराग्राफ में क्यों नहीं करना चाहिए, क्या हमारा सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है? नहीं, सिर्फ फैक्ट बेस्ड विथ रेफरेंस पॉइंट, सिर्फ फैक्ट बेस्ड विथ रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मान लो 6-7 साल पहले आता था, या एसएससी में अभी भी 1-2 साल पहले पाया गया, जबकि एसएससी का इस बार का पेपर और भी थोड़ा सा बेटर हो गया है, बट पहले भी आए हुए हैं। उसमें आपका सिर्फ स्किमिंग करके ही काम चल जाता। क्यों? क्योंकि फैक्ट बेस्ड विथ रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चंस है। ठीक है, राइट। अच्छा, क्यों माइंड मैप का डिटेल नहीं करना चाहिए? अब पता चल गया कि अब यहां पे नॉन रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ स्किमिंग से हमारा सिर्फ वो 2 क्वेश्चन जो कि फैक्ट बेस्ड विथ रेफरेंस पॉइंट है, वही ठीक से आंसर हो पाएगा। बाकियों के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा, वो डबल काम हो जाएगा फिर। ठीक है। अच्छा, डिटेल माइंड मैप क्यों नहीं बनाना है? टाइम कहां है दोस्त। हमें माइंड मैप का यहां पे मतलब है हर एक पैराग्राफ का मेन आइडिया का फ्लो चार्ट। अभी जब हम लोग एंड करेंगे ना क्लास, अभी ये क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक छोटा सा पैरा दूंगा और 4 ऑप्शन दूंगा, और आप उस छोटे से पैरा का माइंड मैप आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। राइट, 2 मिनट का एक्टिविटी है, एंडिंग में वो करिएगा, वो जरूर करिएगा। आज जैसे ही मैं लाइव खत्म करूंगा वैसे ही ये आ जाता है लेक्चर, तब कमेंट सेक्शन भी खुल जाएगा, तब आप कमेंट में उसके आंसर डालेंगे। मैं एंड स्क्रीन में उसको दे दूंगा, कमेंट में देखना, आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि माइंड मैप ये है। राइट, इसीलिए ये मुझे पता था, जैसे कृष्णा ने क्वेश्चन किया था ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए मैंने एक एक्टिविटी प्लान करके रखा है एंड के लिए। ठीक है, चलो अब क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स एनकम्पास्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग। अ कंफर्टेबल वर्क स्पेस। अब डेफिनेशन कहाँ है दोस्त? डेफिनेशन अगर हमने देखा था कि जो मिलेनियल की डेफिनेशन है एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग की, वो है यहाँ पे। इट एनकम्पसेस कंफर्टेबल वर्क प्लेस, यस है। इंक्लूसिव, हमें नॉट निकालना है ना। इंक्लूसिव ऑफिस कल्चर है। पॉजिटिव इंटरेक्शन विथ लीडरशिप है। एंड इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विथ कंपनीज फ्रेमवर्क, ये नहीं दिख रहा है। एंड इंटरैक्टिंग कस्टमर एम्प्लॉय एनवायरनमेंट, ये नहीं है, ये मिलेनियल के डेफिनेशन में नहीं है। इसीलिए आंसर क्या होगा दोस्त? बी। आंसर क्या होगा? बी। नो नो नो, नॉट ई, बी रोहन। यही दिक्कत आ जाती है अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग नहीं लगाएंगे। नो, नॉट नन, नॉट नन, दिस हैज टू बी बी। ध्यान से सुनो फिर से, अच्छी अच्छी बातें देख के ना आंसर मत कर देना। बहुत सारे क्वेश्चन में अच्छी अच्छी बातें हैं, सारे ऑप्शन अच्छे हैं, बढ़िया ऑप्शन है। कंफर्टेबल वर्क प्लेस है, इंटरैक्टिव कस्टमर एम्प्लॉय एनवायरनमेंट है, अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बट दैट डज नॉट मेक इट एन आंसर। क्यों? क्योंकि आपका जिस पॉइंट से विथ रेफरेंस पॉइंट है, विथ रेफरेंस पॉइंट में हम वापस जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है, और एग्जैक्टली वही वाले हम लोग आंसर करेंगे ना। ये 3 हैं दोस्त, ये 3 हैं, लेकिन 1 सेकेंड ना, ये 3 हैं, लेकिन ये बी तो नहीं है ना, बी तो नहीं है। तो इसीलिए आपका ये आंसर, ये है आपका नॉट वाला, ये नॉट वाला केस है। फिर से अगेन नॉट वाला केस, इसीलिए भी। समझ में आया जिन लोगों ने ई डाला था? हाँ, जितेश वेरी गुड, रंजना, आदित्य वेरी गुड। आदित्य तुमने पहले ई डाला फिर भी डाला, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। गुड, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देख लो कैसे अंदर ही अंदर
अंदर ही अंदर क्या कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग अप्लाई हो रहा है। ये है क्रिटिकल रीजनिंग का एप्लीकेशन। ये क्रिटिकल रीजनिंग देखो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपको सीआर आता है, ये क्वेश्चन आप फ्लैट 30-40 सेकेंड्स में करोगे। अगर नहीं आता है तो आपको सीआर के टेक्निक्स नहीं आते तो फिर आपको बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, यस शिवानी। ओके रोहन, तो आप इंटरैक्टिव नहीं ऐसा मत करना, ध्यान से पढ़ना वो वाला पार्ट। चलो इसको करो। लकी ने आंसर कर दिया, अपर्णा आंसर कर दी। डालो। अब मैं बताऊं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ रिमोट वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है रिमोट वर्किंग और टेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिजल्ट्स? इट बूस्टेड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ, इट इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट इंश्योर द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये आप अगर देखोगे, रिमोट वर्किंग और टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब यहाँ पे व्हाट आर द थिंग्स दैट दे सेड? कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ग्रोथ यहाँ पे बताया गया है, तो ये है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बताया गया है, तो है। ये एडिशनल बेनिफिट है, लेकिन है ना। इंश्योर्ड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे बताया गया है, तो वो भी है। वापस जाओ, आंसर करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया याद रखो, माइंड मैप याद रखो और उसके बेसिस पे आप चले जाना। तो आपके ऑल 1 2 3 वेरी गुड। ई, बहुत सारे मुझे ई आंसर दिख रहे हैं, करेक्ट। नहीं विशाल, बी नहीं है, ई होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इस केस में इन्होंने बोला है इट हैज ऑल्सो अलाउड फॉर एन एडेड एडवांटेज, तो ये भी तो रिजल्ट में गिना जाएगा ना दोस्त, है ना? राइट, सेकेंड पैरा, एग्जैक्टली। ठीक, नेक्स्ट। इसमें मैं व्यू को, चलो इसको करो। इसमें वापस ना जाके करो, बिना पैसेज में वापस ना जाके अपनी क्रिटिकल रीजनिंग को लगा के, लॉजिक को लगा के, माइंड मैप को दिमाग में रखते हुए आंसर करने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए इसका आप लोगों का। आने लग गए हैं। बी आंसर, बी, वाह, चलो बी बी बी, वेरी गुड अपर्णा, शिवानी, रोहन, लकी, आदित्य, विशाल, गुड गुड गुड, वेरी गुड। बी आंसर, एकदम बी ही होना पड़ेगा, बोथ 2 and 3। देखो जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ एज पर, अब देखा माइंड मैप और क्रिटिकल रीजनिंग एक साथ लगाने का फायदा, हमने माइंड मैप बनाते हुए भी सीआर यूज किया है। अब एज पर द स्टडी बाय वर्कप्लेस इंटेलिजेंस एम्प्लॉयज आर हैप्पी इन द पैंडेमिक, नहीं भाई हैप्पी नहीं है, ये तो इतना सारा प्रॉब्लम था ना, हैप्पी नहीं थे इसलिए, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो दोस्त ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब या तो ओनली 2 या तो बोथ 2 and 3। मैं 2 पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ 3 पढ़ूंगा। देयर आर मेनी एप्लीकेशन एंड टूल्स विच इज द मीटिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये है, इतना तो मुझे फैक्ट पता है ना, मतलब पढ़ा है तो इतना तो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो देख लेना। तो 3 अगर है तो डेफिनेटली बोथ 2 and 3 होगा। डाउट है, पढ़ लो। ऑर्गेनाइजेशन शुड वैल्यू एम्प्लॉइज एज दे प्ले अ ह्यूज पार्ट इन कंपनी सक्सेस। यस डेफिनेटली, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है, हर जगह बोला है, दोनों सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में बोला है। सो योर आंसर वुड बी बी, वेरी गुड। ये देखो अब आने लग गया आंसर्स, चलो गुड। कुछ तो फायदा होना ही चाहिए ना, इतना हम लोग हैवी चीज कर रहे हैं तो उसका फायदा ये है कि हम कंपटीशन को जो है ना ब्लैक एंड ब्लू है ना, उनको ना निस्तो नाबूद कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। ये भी बिना वापस जाके करने की कोशिश करो।
जाना पड़े तो चले जाना थोड़ा बहुत, बट वैसे। रोहन, इसका आंसर है नहीं यार, थोड़ा सा सोचो। चलो बहुत सारे आंसर आ गए हैं, देखे अब इसको। अब क्या है, देर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज इन करेंट टाइम्स। डेफिनेटली यार, ये बिना वापस जाए भी हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ तुम यार, इतना तो इन्फरेबल है ना। क्लाउड बेस्ड टूल्स मेक इट ईजियर फॉर एम्प्लॉयज टू कम्युनिकेट, दो बार बोला है, इधर एक बार बोला है, इधर एक बार, इधर तो पूरा बोला ही है कि कम्युनिकेशन में मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पैंडेमिक हैज़ ब्रॉट हार्डली एनी शिफ्ट इन प्रोफेशनल सिनेरियोज। पागल हो क्या, पूरा ही तो प्रोफेशनल सिनेरियोज में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर है। तो बोथ 1 and 2 सी। कितना यार तुम बताओ मुझे, 30 सेकेंड से ऊपर लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 सेकेंड से ऊपर लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में, अगर तुमने ठीक से जो हम लोगों ने पढ़ाई की उसको कर सकते थे ना 30 सेकेंड में। देखो मैं बोला था ना जल्दी होगा, क्यों जल्दी होगा, क्योंकि तुम्हें असली क्रक्स आने लग गया है अभी। अब जब क्रक्स आने लग गया, पिछले वाले में मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये एक बार मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रोसेस ये ना अलग है, शिफ्ट ऑफ माइंडसेट है। लॉजिकली हम लोग चीज़ों को देखते नहीं है ना ज़्यादा, खास करके एग्ज़ाम में ना हमारी अभी भी वो 10th और 12th वाली फीलिंग है कि सर हमारे पास क्वेश्चन का लिस्ट आ जाए, वो रट्टा मार ले और उसी के बेसिस में आंसर कर देंगे। लेकिन यार ये तो 10th-12th हो ही नहीं सकता ना, है ना। तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट प्रैक्टिस हम रट्टा मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम अपने माइंड को और शार्प बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ये डिफरेंस है, तो ये माइंडसेट शिफ्ट हम लोग करें तो टाइम तो लगेगा। गलोर क्या होगा, गलोर का सिनोनिम चाहिए। तो भाई दोस्त गलोर है कहाँ पे, गलोर ये भी कहीं पे था ना गलोर, यार वो बोल्ड करना भूल गया, बोल्ड था उसमें। अगर पता है तो तुम कर सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि कहाँ था गलोर। एनीवेज कहीं पे इश्यूज़ को लेके बहुत सारे इश्यूज़ थे उसमें, तो गैलोर का मतलब होता है बहुत सारे, राइट। कहाँ पे तो था, एनीवेज मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने मार्क करके रखा था, बट यार यहीं पे तो था, कहाँ का, फर्स्ट पैरा हाँ ये है ना, ये भाई मैंने सोचो मार्क करके रखा था, ये तो मतलब वैसे में था गलोर। हाँ मिल गया, यस थैंक यू शिवानी, थैंक यू। हाँ अब गलोर में क्या है कि मैं क्यों, वैसे आंसर किया जा सकता है, लेकिन कॉन्टेक्चुअली अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्टेक्चुअली आंसर कर सकते हो कि नहीं। इनिशियल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज गैलोर ग्रैपल्ड विथ मल्टीपल इश्यूज। तो मतलब गैलोर ग्रैपल्ड विथ मल्टीपल इश्यूज मतलब बहुत सारे लोगों ने इश्यूज फेस किए, यही तो दिखाना चाहते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट भी वही है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारा इसमें गैलोर का मतलब है उसका सिनोनिम। अब अगेन लॉजिकली भी करके दूंगा और कॉन्टेक्चुअली भी करके दूंगा, अगर मीनिंग पता है तो मार्क कर दो, बट नहीं है तो भी देखो। पहले कॉन्टेक्चुअली गैलोर अगर बहुत सारा है तो बहुत सारा सिर्फ अबंडेंट हो सकता है, सी अबंडेंट हो सकता है, सी यस जितेश थैंक यू, 4th लाइन में मिल गया था मुझे, तो सी। अब ये हो गया लॉजिकली, कॉन्टेक्चुअली। अब मैं इसको कॉन्टेक्चुअली हो गया, लॉजिकली देख दो। स्कैंटी, इनसफिशिएंट, ये दोनों जो है एक ही तरह के मीनिंग है, तो ये दोनों नहीं हो सकते, दो आंसर तो है नहीं। विगरस नॉन कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट नहीं है। विगरस क्या होता है, विगरस मतलब होता है कि बहुत हाईली एनर्जेटिक समथिंग, तो वो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो एबंडेंट ही हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका लॉजिकली। अगर मीनिंग डायरेक्टली पता है तो मार्क कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि इवन इन दैट केस, किसी ने आप में से पूछा था ना कि क्या करें सर, क्या छोड़ के आ जाए, नहीं, तब भी आप अगर लॉजिकली कर सकते हो तो कर दो दोस्त, कर दो। नेक्स्ट, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है। अब हमें वर्ड रिप्लेसमेंट करना है इसमें। हाउएवर विदिन दीज न्यू थ्राइव सम ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट ओनली एबल टू सर्वाइव बट ऑल्सो
क्या होगा यहाँ पे, बताओ बताओ बताओ, तुम लोग आंसर बताओ। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान वर्ड रिप्लेसमेंट है। यस शिवानी, विगरस मतलब बहुत एनर्जी के साथ, बहुत सारा व्हाट डू यू से, गस्ट के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, राइट। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं लकी, देखो क्या हो रहा है। However, even with these new blank, some organization were not able to not only survive but also by introducing new ways of communication and engagement, all of which were enabled by technology. तो ये दोनों तो सही लिख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली ये गलत है। तो चैलेंजेस तो पहले आएगा ना कि however even with these challenges some organization सिर्फ सर्वाइव नहीं किए, थ्राइव भी किए, ठीक है। तो एक वर्ड रिप्लेसमेंट का मैंने करना है, मैं करूँगा, शायद मैंने वर्ड रिप्लेसमेंट का नहीं, हाँ वर्ड रिप्लेसमेंट का नहीं किया, मैं करूँगा तो उसमें देख लेना। तो उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये तो क्लियर है ना, चैलेंजेस यहाँ पे और थ्राइव यहाँ पे, राइट। सो हमारा डी होगा आंसर। दिस वाज सिंपल, ये आरसी से ऊपर था ही नहीं, आरसी में कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसकी वजह से, ठीक है, राइट। तो कितने आप लोगों के हुए ये बताइए मुझे। हाउ मेनी डिड यू डू करेक्टली? डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। हाउ मेनी डिड यू डू करेक्टली? एक सेकेंड, हाँ जी, देखें 1 रॉन्ग 5 सही, वेरी गुड। 4 सही, 5 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 6, अरे वाह, दिस नीड्स क्लैप फ्रॉम माई साइड, वेरी गुड। ये हुआ ना बात, दिस टाइम ओनली 1 रॉन्ग, ये हुआ बात जितेश, गुड। रंजना गुड, लकी, आदित्य, शिवानी ग्रेट, एसाकी 4, मेघाद्री 4, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये देखो, एंड इट्स पॉसिबल, ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यस विशाल, ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली होंगी, राइट। 6:30 को ये हमारा मास्टर स्ट्रोक जो बैच है उसका अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास, कल का क्लास जो है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। कल फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे, और फिल इन दी ब्लैंक्स आप लोगों को पता ही है, टाइम सेवर्स भी है और बहुत सारा स्कोर भी देके जाता है, तो इसलिए इनको जल्दी करना हमारा पर्पस रहेगा कल, राइट। अब कमिंग बैक टू मैं जो बोल रहा था आप लोगों को कि देखो दोस्तों, एक ही क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाए, तो सोचो अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो क्या मज़ा आ जाएगा, राइट। मतलब कंपटीशन तो देखते देखते हमसे वैसे ही पीछे चला जाएगा, है ना, राइट, ओके। तो कल की क्लास का आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ऑलरेडी ये क्लास हमारे जो स्मार्ट कीरा के चैनल है उसमें आ गया है, ठीक है। अब जाने से पहले सबिता इज आस्किंग कि कितने आरसी करें। देखो बच्चों, आरसी ना एवरीडे करने की अगर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको करना है ना, जैसे आज आपने सीखा, तो आई वुड टेल यू कि आप ना जाके आज 3 आरसी या 2 आरसी और कर लो, ठीक है। मेगात्री ये आस्क, अच्छा उसके बाद आप एक काम करो कि हर ऑल्टरनेट डे 3-3, 4-4 आरसी करते रहो, ठीक है ना। और एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप लोग ये एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि यार लर्निंग एंजॉय करना वही तो मेन पर्पस है। अभी आगे जब मैं आप लोगों को ये तैयार कर दूंगा ना, फिर मैं क्या बताऊंगा पता है, मैं बताऊंगा आप लोगों को टू गो एंड एंजॉय द एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम में जो है कि किस तरह से हम लोग अपने आप को इतना टेंशन में डाल देते हैं परफॉर्मेंस के फियर में, वो नहीं करना है, ठीक है। मेघात्री, मैंने क्या बोला आपने शायद उस टाइम पे मिस कर दिया था मैं आपको। अच्छा, जो मेघात्री को जब तक मैं आंसर कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे
आप लोगों के लिए ये दे रहा हूँ, यहाँ पे आंसर नहीं करना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने बोला था ना एक टास्क दूंगा जो कमेंट सेक्शन में, अभी 2 मिनट में आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो, इसको पढ़ लो एक बार, ठीक है, इसको पढ़ लो। मैं इधर से थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप लोग देख सको। हाँ, थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने अपने आप को। हाँ, तो इसको पढ़ लो। अब मेघाद्री को मैं तब तक आंसर कर देता हूँ। मेघाद्री, स्किमिंग को मैंने क्या बोला, स्पीड बिल्डिंग का टेक्निक है स्किमिंग, है ना, राइट। अब मेंस के तुमने पैसेजेस अभी देखे, क्या तुम्हें, अच्छा स्किमिंग कहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है, जहाँ फैक्ट बेस विथ रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन हो, उसमें मज़ेदार एकदम मक्खन जैसा काम आता है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन वो है ना, आपका टाइम भी बचता है और आंसर भी हो जाता है। पर दोस्त, लास्ट कुछ 4-5 सालों से पहला स्लाइड मेरा क्या था कि क्या चेंजेस आया वो दिखाया ना हमने, तो हम देख रहे हैं ना विदाउट रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जा रहा है, जैसे कैट वैट में होता है। अब उसमें स्किमिंग से तो हमारी 20-30% काम होगा, या स्कैनिंग से, क्यों स्कैनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैंने, पूरा स्पीड बिल्डिंग वाले में से ही बात कर रहा हूँ। अर्जेंसी भी है उसमें, आई स्पैन भी है, स्पीड बिल्ड करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करना है वो करो, बट उसके साथ आपको माइंड मैप और क्रिटिकल रीजनिंग दोनों अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस में कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। समझ में आया मेघाद्री क्या बोल रहा हूँ, राइट? ओके, सो इट हैज़ टू बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज 3, अकेले उससे नहीं होगा। हाँ, ठीक, क्लियर है? चलो, अब ये देख लिया आप लोगों ने, इन 4 में से जो ऑप्शन आपको लगता है वो माइंड मैप करो। मुझे देखना है आप लोगों को माइंड मैप कितना समझ में आया है। अभी मैं एंड करूंगा स्ट्रीम, इसको जाके आपको कमेंट सेक्शन में, इसी के कमेंट सेक्शन में डालना है, और हो सके तो नहीं, इसमें मत डालो। इसमें क्यों मत डालो? क्योंकि आई वॉन्ट टू सी योर रीजन। हो सके तो एक लाइन ऑफ रीजन दो, क्यों ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, ठीक है? ओके, ठीक है रोहन, ठीक है लकी। तो मैं एंड कर रहा हूं स्ट्रीम को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं इंटरैक्ट करना चाहता हूं आप लोगों का माइंड मैप का, चीज़ें समझना चाहता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा रीजन चाहिए, एक लाइन, ज़्यादा नहीं, राइट? एकदम नहीं दे पा रहे हो तो सिर्फ आंसर ही दे दो, बट एक लाइन होगा तो अच्छा होगा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। चलो, मुझे भी बहुत मज़ा आया, थैंक्स अ लॉट, बाय। चलो, कल मिलते हैं, कल फिल इन द ब्लैंक 6:30 बजे, और अपने दोस्तों को भी लेके आ जाना। जितना इंटरेक्शन होगा मुझे अच्छा लगेगा, और उतना ही मैं इसको और अच्छी अच्छी चीज़ें कंटिन्यू करूँगा ना इसमें, राइट? तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनको लेके क्लास में आ जाना, मज़ा आएगा फिर। बाय बाय। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो। चलो।